मेरा आर्मी मैन। उस दिन काफ़ी अरसे के बाद मैं ननिहाल जा रही थी। ननिहाल मेरे खुद के गांव से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, जिसमें मैं बचपन में कभी खेलती थी। नाना नानी, मामा मामी और मामा जी का लड़का आयुष मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। बचपन का एक सबसे खुशहाल संसार मेरा ननिहाल ही था। पापा जी ने मेरी बस में टिकट कर बिठा दिया। अब 200 किलोमीटर का सफ़र मुझे अकेले ही करना था। इस वक्त मेरे मन में अकेले जाने का डर भी था और मन ही मन में उत्साह भी। फिर एक आज़ादी सी भी महसूस कर रही थी मैं। बस चल चुकी थी। मैं ननिहाल के बारे में मन ही मन सोच रही थी। सोचते सोचते 2-3 स्टेशन निकल गए। तभी कहीं रास्ते में बस रुकी और एक लड़का जो लगभग मेरी उम्र का था बस में चढ़ा। पूरी बस में बस मेरे बगल की सीट खाली थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि काश ये मेरे बगल में बैठे। उसने सामान ऊपर की रेक पर रखा और मुझसे पूछ ही लिया, क्या कोई यहाँ पहले से बैठा है? जैसे मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने कहा, नहीं, मैं बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर दोनों एक साथ बोले, आप कहाँ तक जाएंगे? पहले मैंने ही जवाब दिया, बीकानेर। फिर मैंने भी पूछ लिया, आप? उसने कहा, जहाँ तक ये बस जाएगी। क्यों, टिकट नहीं ली है क्या? मैं अचानक से बोली, नहीं, टिकट तो ली है, पर सफ़र थोड़ा लंबा है, इसीलिए। वो बोला। उसका पहेलियों में ही सही बात शुरू करना ही मुझे अच्छा लग रहा था। फिर उसने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैं जो था सब बताती चली गई। कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किस काम से जा रही हूँ, कितना पढ़ी हूँ, किस सब्जेक्ट में पढ़ी हूँ, वो सब पूछता रहा और मैं बेबाकी से बताती चली गई। कभी पढ़ा भी था और घर वालों ने भी बहुत समझाया था कि कभी किसी अजनबी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे अजनबी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी न किसी लहजे से जानती हूँ मैं। फिर मैंने भी पूछ लिया, आप क्या करते हो? उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, कुछ ख़ास नहीं। मैंने फिर पूछ लिया, कोई बात नहीं, जो ख़ास नहीं है वही बता दो। मैंने भी तो इतना सब कुछ बताया है। क्या कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या कॉलेज में हो? वो फिर मुस्कुराया और बोला, नौकरी कर रहा हूँ। किसमें? मैंने पूछा। फिर से वो खुशनुमा अंदाज में बोला, तुम अनुमान लगाओ किसमें हो सकता हूँ। फिर मुस्कुराने लगा और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मुझे इतने सफ़र में पहली बार शर्म सी आई। मुझे क्या पता, मैंने नज़र झुकाती सी बोली। और फिर मैं पता नहीं क्यों नज़र उठा ही नहीं पाई। असल में मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हो गया था। उसकी नज़रों के सामने देखने की हिम्मत सी नहीं हो रही थी। कुछ देर में कुछ नहीं बोली तो वो उठा और अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर मुझे थमा दी। बोला, पानी पी लो। मैंने थोड़ी आनाकानी सी की, फिर पानी पिया। फिर 1-2 घूंट उसने भरी और बोला, क्या हुआ, कुछ अनुमान नहीं लगा पा रही हो? मैंने ना में सिर हिला दिया। वो बोला, इंडियन आर्मी में हूँ। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान सी आ गई। मैंने रुमाल से मुस्कान छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने बोल ही दिया, क्या हुआ, लगता नहीं हूँ क्या आर्मी वाला? नहीं, हो सकते हो। मुझे लगा कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे होगे। मेरे चेहरे से हंसी छूट रही थी और मैं बोलती जा रही थी। फिर वो बोला, 4 साल हो गए आर्मी में। ये मेरे लिए शॉकिंग सा था। मुझे लगा इसी साल ज्वाइन किया होगा, पर 4 साल ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। मैंने कहा, फेक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। वो बोला, अरे मैंने कब कहा? मुस्कुराते हुए मैं बोली। उसने अपने वॉलेट से आईडी कार्ड निकाला और मुझे दिखाया। मैंने कार्ड देखा और पूछा, अभी कहाँ है आपकी पोस्टिंग? जैसलमेर, पर अब शायद किसी डार्क जोन में पोस्टिंग आ सकती है। उसने बताया। डार्क जोन, ये क्या है? मैंने पूछा। ऐसी जगह जहाँ से हम लगभग पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
जैसे जम्मू कश्मीर वो बता रहा था और मैं उसे देखती ही जा रही थी। इस तरह बातें करते करते उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कोई मैसेज देखने लगा। फिर अचानक मुझसे बोला, इस बार एनडीए में पहली बार लड़की को ले रहे हैं और अब फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अगर चाहो तो फॉर्म भर सकती हो। सिलेक्शन हुआ तो बढ़िया, नहीं तो यूपीएससी एग्ज़ाम का तजुर्बा तो होगा। और यकीन मानो, यूपीएससी अगर तैयारी के साथ देती हो तो इंटेलिजेंसी बढ़ती है। मैं कुछ नहीं बोली। फिर वो बोला, क्या हुआ, आर्मी में इंटरेस्ट नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी एनडीए का सोचा नहीं। मैंने कहा, तो आप सोच लो, फॉर्म लगा दो और एग्ज़ाम देना। बोला, हाँ ठीक है, फॉर्म लाऊंगी। मैंने भी कह दिया, मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो। वो बोला, जैसे आप मानो, पर मैंने फॉर्म नहीं भरा तो आपको कैसे पता चलेगा? मैंने मजाकिया अंदाज में पूछा। मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा। उसने भी हंसकर कहा, ओह इतना आत्मविश्वास? मैंने भी हंसते हुए कहा, अरे आर्मी वाले हैं, आत्मविश्वास तो कूट कर भरा है। मजाक भरे लहजे में वो बोला, अच्छा मैं नंबर दूँ ना दूँ, ये तो मुझ पर है ना? मैंने भी हंस कर कहा। वो बोला, बिल्कुल तुम पर ही है, पर मुझे लगता है तुम मुझे अपना नंबर ज़रूर दोगी। मैंने भी हंस के टाल दिया। फिर उसने अपने ईयरफोन में गाना लगा दिया और एक साइड का ईयरफोन मुझे भी ऑफ़र किया। मैं काफ़ी हद तक उसे घुल मिल चुकी थी तो मैंने भी मना नहीं किया। गाने बज रहे थे और मैंने आंखें बंद कर ली थी, पर मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। गानों के बीच में मैं उसकी और मेरी दोनों की धड़कन सुन सकती थी। तभी श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना बजा, लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मेरा मन सच में हुआ कि उसके गले लग ही जाऊं, पर अपने जज्बातों पर कुछ काबू किया और फिर भी आधी नींद का बहाना कर उसके कंधे पर सिर रख ही लिया। उसने धीरे से मेरे तरफ गर्दन घुमाई और मुस्कुराया। मैं ये बंद आंखों से भी महसूस कर सकती थी। फिर अचानक किसी स्टैंड पर बस रुकी और एकाएक बस में भीड़ हो गई। एक लड़की ने मुझसे सीट के लिए पूछा। मैं थोड़ी सी सरक के बैठ गई। वो लड़की हम दोनों के बीच में बैठ गई। मैं भी शरारत से मुस्कुरा दी। आर्मी वाले लड़के ने छुपाने की कोशिश तो की, लेकिन उसके चेहरे ने मायूसी को बता दिया। फिर वो चुपचाप बैठ गया और मैं उस लड़की से बात करने लग गई। उसने मुझसे इशारों में मोबाइल नंबर मांगने पर मैं दे नहीं पाई। फिर उसने वॉलेट से निकालकर एक कार्ड पर खुद का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर मुझे देना चाहा। मैं वो लेना चाहती थी, पर अंदर से एक अजनबी का डर और पूरी बस की नज़र भी मुझी पर थी, तो मैंने ना में गर्दन हिला दिया। कुछ देर बाद फिर मैंने उससे इशारों में पूछा, क्या? उसने फिर वो कार्ड मेरी तरफ किया। मैंने फिर से पूरी बस में नज़र दौड़ाई और फिर से मना कर दिया। कुछ देर बाद ननिहाल आ गया। मैं मन में मायूसी लेकर उतर गई। मेरा मन बहुत कर रहा था कि मुझे उसके नंबर ले लेने चाहिए थे, पर नहीं ले पाई। तब तक मुझे मामा जी का लड़का आयुष लेने आने वाला था। वो भी नहीं पहुंचा था, तो मैं स्टैंड पर ही उसका इंतज़ार करने लगी। बस चली और धमाके के साथ बस का पिछला टायर फट गया। वो झट से नीचे आया और बस का मुआयना किया। फिर मुझे देखा और मुस्कुरा कर मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, सच में मुझसे बात नहीं करना चाहती हो क्या? मैं नीचे नज़र किए बैठी रही। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर ये कार्ड रख लो। दिल करे तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, अगर ना दिल करे तो इस कार्ड को फेंक देना। उसने मुझे वो कार्ड थमा दिया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने इतनी देर में दूसरा टायर लगा दिया और बस में बैठकर वो चला गया। इधर आयुष भी मुझे लेने आ गया। हम नानी के घर आ गए। सभी ने मेरा खूब चाह किया। ननिहाल में आकर मैं सब तरह से खुश रहती थी, लेकिन इस बार मुझे खुद में कुछ कमी लग रही थी। इन सब अपनों के बीच में खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। 2 दिन बीत गए, उसकी यादें मेरी पीछा नहीं छोड़ रही थी।
बार बार दिल कर रहा था उसको कॉल करूं, पर उसके नंबर डायल करते करते फिर से रेड बटन दबा देती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ तो था उसमें जो इतना मुझे सता रहा था। फिर हिम्मत करके मैंने उसके नंबर पर कॉल कर ही दिया, पर ये क्या, उसने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। अब तक तो बस तन्हा सी ही महसूस कर रही थी, पर अब मुझे रोना आ रहा था। चुपचाप सी मैं छत पर जाकर बैठ गई। आधे घंटे बाद उसका कॉल आया। मेरे हेलो कहते ही वो बोला, संजना, मुझे मेरे दिल ने कहा था तुम जरूर फोन करोगी। मुझे पता नहीं क्यों अब भी रोना ही आ रहा था। उसने मेरी सुबकी को भाप लिया और बोला, अरे अब मैं हूँ ना, तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम रो रही हो। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर बोला, अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया, थोड़ा बिजी था। तब जसमेर आ गया हूँ ना अपनी ड्यूटी पर, इसीलिए थोड़ा कम ही टाइम मिलता है। फिर बोला, तुम्हें फौजी पसंद तो है ना? मुझे बस रोना ही आ रहा था। वो बोलता रहा, देखो तुम्हें जो पसंद है मैं बस वही करूँगा। तुम फ़ोन एक बार रखो और मुंह धोकर आओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने मुंह धोया और हमने फिर से बात शुरू की। वो फिर बोला, देखा किस्मत ने हम दोनों को मौका दे ही दिया, वरना तुम उतर गई थी बस से और कितना इंतज़ार किया तुम्हारे फ़ोन का मैंने, पता भी है तुम्हें। पहली बार किसी के लिए रोई हूँ मैंने कहा, अब बस, अब से तुम्हें रोने नहीं दूंगा। वो बोला, अब मुझे उससे प्यार का एहसास से हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बिना मैं अधूरी हूँ और वही बस मेरा दुनिया है। अब से हमारी रोज़ घंटों बातें होने लगी थी। वो मुझे पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करता और खूब सारी बातें बताता, कभी पूरी दिन की बातें बताता, कभी मुझे कॉलेज के बारे में पूछता। हम दोनों फ़ोन पर ही सही बहुत करीब आ गए थे। फिर से एक दिन उसका फ़ोन आया। वो बोला, संजना मेरी पोस्टिंग हो गई है, वही डार्क जोन में, सियाचिन काराकोरम श्रेणी में, एक ऐसा स्थान जहां किसी मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता, ना कोई डाकिया आता है, ना ही मीलों तक कोई नज़र आता है। मैं घबरा गई। वो बोला, मिलोगी मुझसे? मैंने कहा, हाँ। बोला, वहाँ पोस्टिंग से पहले 20 दिन की छुट्टी मिल रही है, 2 दिन में आ रहा हूँ। मैं उत्साहित भी थी और घबराई हुई भी, क्योंकि इसके बाद वो सियाचिन जाने वाला था। 2 दिन बाद वो आया। हम दोनों कैफ़े में मिले और उसने मुझे एक गुलदस्ता और एक अंगूठी गिफ्ट की। फिर मुझे प्रपोज करने के अंदाज में बोला, मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगी? शादी करोगी मुझसे? ये पल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मैंने झट से हाँ कह दिया। उसने वेटर को बुलाकर कहा, आज मुझे मेरा प्यार मिल रहा है। इस कैफ़े में जितने लोग हैं उनकी आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से। फिर बोला, संजना मेरे पास 20 दिन है, इनमें मुझे तुमसे कम तो सगाई तो करनी ही है। मेरे साथ ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे मेरे पापा का ख्याल आया, क्या वो मान जाएंगे? मेरे मन में आज एक नया ही दंड शुरू हो गया था। दो दिन से मैं कश्मकश में थी ही कि उनके घर से उसके पापा और उसके परिवार से 4-5 लोग मेरे घर आ गए मेरा हाथ मांगने। हालांकि मेरे लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था, लेकिन घर में पापा का डर मन को खाए जा रहा था। उनका पूरी तैयारी के साथ घर आना मेरे घर वालों को ज़रा अजीब लगा, क्योंकि मेरे घर पर कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। फिर भी सभी ने उनका स्वागत किया और उनसे बातें की। बातों बातों में ही पापा को पता चला लड़का आर्मी में है और उसकी अगली पोस्टिंग सियाचिन है। पापा ने उनके सामने आनाकानी सी की और लगभग ना ही कर दी। बस देखने आने का कहकर वो वापस चले गए। उनके जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं उस आर्मी वाले लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। मेरी तो दिल ही बैठ गया था, पूछने तक की हिम्मत नहीं थी कि क्यों पापा ऐसा कह रहे हैं। फिर भी
मुझे रुआ सी देख पापा ने कहा, देखो तुम इकलौती बेटी हो मेरी और मेरी जान हो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे लिए सब कुर्बान करके भी तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन एक ऐसे लड़के के साथ तुम्हारा हाथ कैसे दे दूं जो तुम्हें अपने साथ ना रख सके, तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम्हारा साथ ना दे सके। और तो और सियाचिन में पोस्टिंग का मतलब है वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी लाडली की ज़िंदगी इस तरह ख़राब नहीं कर सकता। पर पापा, मुझे वो पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है। इस बार मैंने हिम्मत करके पापा को बोल ही दिया। पापा भी थोड़ा सा कठोर सा होकर बोले, ना मतलब ना, अब उस लड़के से ना तो मिलोगी ना ही इस बारे में कुछ बात करोगी। बस वो रात मैंने बस रोते हुए गुजारी और रात को ही फैसला कर लिया, सुबह मैं उसके पास ही चली जाऊंगी। और फिर क्या, सुबह हुई और मैं निकल गई उसके घर के लिए। उसके घर पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। जाते ही उसने मुझसे कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा ही कोई कदम उठाओगी। देखो संजना, तुम अपने पापा की इज्जत हो, अगर इस तरह तुम यहाँ से जाओगी तो उनकी परवरिश पर लोग कीचड़ उछालेंगे। हम शादी करेंगे लेकिन तुम्हारे पापा की मर्जी से। वो बोलता जा रहा था पर पापा नहीं मानेंगे। मेरे रोते हुए बोली, अरे पागल, तुम्हारे पापा हैं वो, कैसे नहीं मानेंगे, हम मनाएंगे ना उनको। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। फिर उस घर में उसकी बहन ने, मम्मी ने और सभी ने बहुत अच्छी तरह से मेरा सत्कार किया। मुझे ये परिवार पूरी तरह से मेरा अपना परिवार ही लग रहा था। 2-3 घंटे ही बीते होंगे कि वो अपने गाड़ी लगाते हुए बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं बहुत डर सी गई थी क्योंकि जो कदम मैंने उठा लिया था उसके बाद मेरे घर का क्या हालात हो गए होंगे, यह अंदाज़ा मुझे लग चुका था। वो बोला, डरो मत, मैं हूँ ना, संभाल लूँगा। मैं गाड़ी से उतरी और पापा ने ज़ोर से हाथ पकड़कर अंदर वाले कमरे में मुझे लाकर पटक दिया। फिर उससे बोले, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मेरी बेटी को मत बहकाओ। वो घुटनों पर आ गया और बोला, सर, मैं भी एक इज्जतदार परिवार से हूँ और आर्मी मेरी जो भी नहीं, मेरी अभिमान है। मैं आपकी बेटी को आपकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं ले जाऊँगा, ना ही मिलूँगा। पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, संजना मेरे साथ बहुत खुश रहेगी और मैं उसका इतना ख्याल रखूँगा कि आपको कभी भी सोचने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चला गया। मैं टूट सी गई थी। उसको कॉल करती तो वो बोलता, तुम्हारे पापा ज़रूर मान जाएंगे। बस बातें होती और रोना आता। जितना मैं इन दिनों रो रही थी उतना तो कभी नहीं रोई होगी। अपनी ज्वाइनिंग से पहले वाले दिन वो फिर घर आया। सामने पापा थे तो उसने पापा से ही पूछा, सर, संजना कहाँ है? आपकी इजाज़त हो तो मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। उसने इतना आत्मीयता से ये कहा था कि पापा मना नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे बुला दिया। वो मेरे लिए एक खूबसूरत सी रिंग लाया था। उसने वो मुझे दे दी और बोला, संजना, कल मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अब पता नहीं कब बात हो पाएगी। एक तो ऐसे हालात और ऊपर से उसका यूं दूर जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बोला, जब तक नेटवर्क रहेगा तब तक तो मैं तुमसे बात करता ही रहूँगा, बाकी जब नेटवर्क नहीं हुआ तो तुम्हारे नाम से रोज़ चिट्ठी लिखा करूँगा। फिर मेरे आने के बाद तुम वो सारी चिट्ठी पढ़ना। वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था और मेरे भी होठों पर एक छोटी सी मुस्कान सी आ गई। खैर, वो फिर चला गया। पता नहीं अगली मुलाकात कब होनी थी। उसने मुझे कॉल किया और जब तक कश्मीर की वादियों में नेटवर्क नहीं खो गया मुझसे बात करता रहा। पापा के हाव भाव से भी लग रहा था कि पापा को भी वो कुछ पसंद आ गया था। फिर शुरू हो गया एक बहुत ही लंबा इंतज़ार, ऐसा इंतज़ार जिसमें एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैं जो कभी बहुत ही कम घर के कामों में हाथ बटाती थी, अब घर का काम करने लगी। पर यादें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस हर जगह उसी का चेहरा दिखाई देता था। इस तरह इंतज़ार करते करते जैसे तैसे मैंने दिन और फिर 2 महीने निकाल दिए।
फिर अचानक एक दिन खबर आई कि पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने सियाचिन बंकर पर हमला कर दिया था। हिंदुस्तानी फौजियों ने जवाबी कार्रवाई में उनके 7 आतंकवादियों को मार गिराए थे। आतंकवादियों के हमले की वजह से सियाचिन के ग्लेशियर के बर्फ में कुछ जवान दब गए थे, जिनमें से एक तो उस वक्त निगरानी ड्यूटी पर था। वो सैनिक ग्रेनेड के हमले से बर्फ में दब गया था और दूसरा मेरा आर्मी मैन, जिसने जवाबी हमला किया और उनके अम्बुश तक पहुंचकर उनको मार गिराया था। निगरानी ड्यूटी वाले सैनिक को तो 7 के जवानों ने ढूंढ निकाला था। उसे आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बचा लिया गया, लेकिन मेरे आर्मी मैन की कोई खबर किसी को नहीं थी। यह खबर पापा ने ही समाचार में देखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मुझ तक यह खबर नहीं पहुंची थी, लेकिन पापा का मुरझाया चेहरा मुझे कुछ न कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। 2 दिन गुजर गए, उसका कुछ पता नहीं चला। मिला तो बस उसका हेमलेट जो उसने हमले के समय पहना था। भारतीय सेना ने उसके बाकी के सामान को उसके घर पहुंचा दिया। अब तक मैं बस उसका इंतज़ार ही कर रही थी कि एक दिन उसके पापा का फ़ोन मेरे पापा के फ़ोन पर आया। उन्होंने कुछ बातें की। अगले दिन उसके पापा मेरे घर आए और एक बैग मुझे देते हुए बोले, बेटा, हमने तो देश पर अपना बेटा निछावर कर दिया है। उसके सामान में हमें कुछ चिट्ठियाँ मिली है जो तुम्हारे नाम से है। वो तुम्हें मैं देने आया हूँ। मुझसे ये सुना ही नहीं गया, इससे पहले ही मैं बेहोश की हालत में जाने लगी। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। पापा मेरे साथ थे और उसके पापा भी वहीं थे। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। अभी तो हम सही से मिले भी नहीं थे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। रो रो कर मैंने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। इतना मातम कि बस अब वो खुद की ज़िंदगी भी बेकार लगने लगी थी। जैसे तैसे घर वालों ने मुझे संभाला। मैं फिर से थोड़ी बहुत वातावरण में ढली, पर उसकी यादें मेरी पीछा नहीं छोड़ रही थी। और एक उसका वो बैग जिसमें वो सारी चिट्ठियाँ थी, वो दिख जाती तो मेरे आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लग जाते। अभी तक उसकी एक भी चिट्ठी पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके चिट्ठियों वाले बैग को खोलकर देख ही लिया। उसमें एक खूबसूरत सा कश्मीरी रुमाल था और बहुत सारी चिट्ठियाँ थी। मैंने एक चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। संजना, पता है ये जगह, यहाँ कुछ पता नहीं कितनी बर्फ पड़ती है। हमारा आधा दिन तो बंकर से बर्फ हटाने में चला जाता है। यहाँ से आने के बाद तुम्हें सियाचिन तो नहीं, लेकिन कश्मीर की वादियाँ ज़रूर घुमाऊंगा। हम दोनों कश्मीर की डल झील में नाव चलाएंगे, फिर पास के कश्मीरी ढाबे पर खाना खाएंगे। पता है उतना मैं घर और दोस्तों को याद नहीं करता जितना तुम्हें करता हूँ। जब तुम ये पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा और तुम्हारे चेहरे की खुशी देखूंगा। मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज मैं सच में खुद को बहुत तन्हा और अकेला महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काश किसी के कंधे पर सिर रखकर जी भर कर रो सकूं। मैं रोज़ 2-3 चिट्ठियाँ पढ़ती और दिन भर उसके बारे में सोचती रहती। इन दिनों में बहुत गुमसुम रहने लगी थी। पापा से मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते देखना शुरू कर दिया। पर मुझे किसी भी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो मैं एक एक करके सबको मना करती गई। एक दिन पापा ने मुझसे कहा, बेटा संजना, क्या तुम्हें इतने रिश्तों में से कोई पसंद नहीं आया? मैं बोली, पापा, आपने जो भी रिश्ते ढूंढे सब एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मैं अपने जहन से पुरानी यादें नहीं मिटा पा रही हूँ। अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो मेरे अपने साथ साथ एक ज़िंदगी और एक परिवार ख़राब कर दूंगी। पापा बोले, ठीक है बेटा, टाइम ले लो, लेकिन फिर इन सब से ऊपर उठकर शादी कर लो। मेरा किसी से भी जुड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तन्हाई और यादों के दौर में समय निकलता गया और 2 साल बीत गए।
मेरे मन से उसकी यादें कुछ धुंधले होने की कोशिश करती तो वो चिट्ठी वाले बैग और उसकी दी हुई वो रिंग फिर से सब ताज़ा कर देती। असल में मैं उसकी यादों से दूर जाना ही नहीं चाहती थी। थोड़ा समय ही सही, लेकिन उसके साथ बिताया हर लम्हा ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत यादें थी। अब भी बहुत बार उसकी यादों में मैं अकेली रोती थी। तभी एक शाम मैं रसोई में खाना बना रही थी कि ऐसा लगा जैसे कोई जानी पहचानी सी आहट सी हुई। उसके बाद बिजली गुल हो गई। मैंने मोमबत्ती जलाई ही थी कि बाहर से आवाज़ आई, संजना देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। ये उसी की आवाज़ थी। मैं सब छोड़ छाड़ कर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। अब बिजली भी वापस आ गई थी। अब सामने सचमुच वही था, पर आज उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ सा था। एक हाथ में बैसाखी थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। इधर से पापा भी आ गए। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, उससे शिकायत करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों आवाज़ गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी पापा ने आवाज़ दी, बेटा। उनका ये बेटा कहना उसकी तरफ था और पापा ने भी आगे बढ़कर उसको और मुझे साथ में गले लगा लिया। फिर बोले, कहाँ थे तुम बेटा इतने दिन? इधर संजना तुम्हें याद करके रोती थी और उधर हम सब परिवार वाले इसकी हालत देखकर रोते थे। पापा बोले, सर। वो बोला, आप पापा ही कहो बेटा। पापा आंखों से आंसू छुपाते हुए बोले, पापा उस दिन बंकर पर हमला हो गया। मैं चिट्ठी लिख रहा था और हमारा साथी ड्यूटी पर था। मुझे ग्रेनेड की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अपनी राइफल उठाई, हेमलेट लगाया और दुश्मन की तरफ भागा। तभी मुझे मेरा साथी जवान बर्फ के साथ बहता हुआ दिखा। उसको निकाला ही था कि एक ग्रेनेड से फिर से धमाका हुआ। सारी बर्फ मेरी तरफ आता देख मैंने दुश्मन के अम्बूज की तरफ दौड़ लगाई। वो बोलता जा रहा था, हम सब सुन रहे थे। वहाँ उनको भनक तक नहीं थी कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। मैंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उन सब आतंकवादियों को मार गिराया। तभी बर्फ पूरी हमारी तरफ आ रही थी। जिधर जगह मिला मैं भागा। फिर मैं बर्फ में दब गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं एक बुद्धिस्ट के घर में था और मेरा एक पैर सुन्न था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 5 महीनों से बेहोशी की हालत में ही था, पर मेरे वर्दी पर इंडियन आर्मी लिखा होने की वजह से उन्होंने मुझे हर संभव बचाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने जड़ी बूटियों से मेरा इलाज किया और मैं चलने लायक हो गया। उनसे विदा लेकर मैं सीधा संजना के पास आया हूँ। मेरा इंतज़ार आज ख़त्म हो गया था। मेरा आर्मी मैन वापस लौट आया था। उसके पैर का इलाज भी एक अच्छे हॉस्पिटल में शुरू हुई और हमने शादी कर ली और मेरे आर्मी मैन ने फिर से इंटरनल इंक्वायरी के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली।